हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 19 नवंबर से, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर के जो पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज में लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आपका यूनिट 2 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण सवालों का एक श्रृंखला है, जिसको कि हम समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आपका ये टेलीग्राम आईडी है जहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, एंड ये आपका यूट्यूब चैनल है जिसको डेफिनेटली फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे आपको ये एक सीरीज मिलेगी, ठीक है। लास्ट में हम जब पेपर का एक दो दिन पहले हम एक 20 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से तैयार कर लें, जिससे पेपर क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यूनिट 2 है, उसमें आपका जो टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन, ठीक है। यानी भारतीय लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन इसी बेस पर है आपका कि भारत में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। अब अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोला जा रहा है कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, इसका उद्देश्य बताएं, तो देखो विकेंद्रीकरण का मतलब ही क्या होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि शक्तियों का विभाजन। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन। और भारत जैसे देश में जहाँ पे विशाल बहुजातीय बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश हो, जहाँ पर इतनी सारी सभ्यता संस्कृति हो, उन सभी को साथ में लेकर चलने के लिए हमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। और अगर हम बोले कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता सिर्फ केवल संसद और विधानसभा की कार्यप्रणाली पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत तब दिखाई देती है जब शासन और निर्णय की प्रक्रिया में आम जनता सक्रिय रूप से भाग लेता है। भाई सीधी सी बात है, लोकतंत्र शब्द की महत्व तभी बढ़ेगी जब लोगों के द्वारा जो तंत्र चुना जाएगा, यानी लोगों का जो सहभागिता है वो बढ़ेगी, तभी आपका वो असली मायने में लोकतंत्र कहलाएगा। तो ये चीज था। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या था कि राज्य की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों को केंद्र से राज्य, जिले, ब्लॉकों तथा ग्राम स्तर तक बांटना, इसी को क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? जिससे कि शासन जनता के निकट होगा और उतना ही उत्तरदायी और प्रभावी होगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब बात आती है कि विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या प्रशासनिक व्यवस्था से है? नहीं, बल्कि राजनीतिक, वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण की भी प्रक्रिया है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भारत में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपका अगर ये पॉइंट आ रहा है तो उसके पहले जनसंख्या और भौगोलिक विविधता ही सबसे बड़ा कारण बनी। दूसरा ये था कि जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी बनाना था, तो उसके लिए विकेंद्रीकरण करने की जरूरत थी। लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचाने की बात थी, इसके लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता थी। और स्वतंत्रता के बाद उद्देश्य था लोकतंत्र के नीचे तक उतारना, मतलब लोकतंत्र को निचले स्तर तक लेके जाना। तो इसका मतलब विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ेगी ना। यानी अगर आप देखो ग्राम पंचायत, पंचायत वो क्या चीजें हैं? वो यही चीजें हैं। अब विकेंद्रीकरण के प्रकार कितने तरीके के? वो 4 तरीके। एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, यानी शासन की शक्ति स्थायी निकायों को देना, जैसे पंचायत को देना, है ना, शहरी निकाय को देना, ठीक। तो ये चीज। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या था कि स्थानीय अधिकारी को प्रशासनिक जिम्मेदारी देना। जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको अगर प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलेगी तो वो अच्छे से उस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि स्थानीय स्तर पर कर, शुल्क और संसाधन एकत्र करने की स्वतंत्रता। मतलब अगर पंचायत को ये दे दी जाए कि आप अपने स्तर पर कर इकट्ठा कर सको, शुल्क इकट्ठा कर सको, संसाधन इकट्ठा कर सको, जिससे कि आप उस ग्राम विकास का या ग्राम का विकास कर सको, उस गांव का विकास कर सको, तो ये भी एक तरीके से क्या है? वित्तीय विकेंद्रीकरण है। मतलब सिंपल सी बात है कि शक्तियों का विभाजन हो रहा है। वो किस तरह? राजनीतिक रूप से विभाजन हो रहा है, प्रशासनिक रूप से विभाजन हो रहा है, वित्तीय रूप से विभाजन हो रहा है, और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण भी हो रहा है, यानी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से करना, जिससे वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना।
अगर तुमसे जैसे क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें ये भी तो है ना कि विकेंद्रीकरण के उद्देश्य क्या क्या थे, क्या था कि विकेंद्रीकरण करने की जरूरत पड़ी। जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, मतलब जो जनता के प्रति स्थानीय प्रतिनिधि उनकी एक उत्तरदायित्व होना चाहिए और उस हर एक कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए। चौथा, लोकतांत्रिक संस्कृति का विस्तार, यानी सीधी सी बात है जो लोकतांत्रिक संस्कृति है उसका विस्तार होना चाहिए निचले स्तर तक, यानी सभी को मौका मिलना चाहिए। विकास का संतुलन, और जब केंद्र और राज्य के बीच में आर्थिक असमानताओं दूर होंगी तो भाई वो दूर कैसे होगी, विकेंद्रीकरण के कारण ही होगी, है ना। तो इससे विकास का क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। तो ये कारण थे। महिलाएं वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण के लाभ क्या क्या हुए। निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई। निर्णय प्रक्रिया में तेजी कैसे आई, जब स्थानीय लोगों को मिल गया, यानी स्थानीय लोगों को अगर शक्ति मिल गई तो स्थानीय को पता है ना कि कैसे कार्य करना है और कितना समय लगेगा, तो वो थोड़ा सा तेजी से होने लगा। स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग, अब वो जो उस क्षेत्र में जो संसाधन हो उसका एक सही उपयोग हो पाएगा। प्रशासनिक वार्ग का भी क्या हुआ, विभाजन हो गया। जन जवाबदेही और पारदर्शिता में क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि जब वो आम लोग जो शासन करने वाले हैं वो अगर आम जनता के लिए काम कर रहे हैं छोटे लेवल पर, तो उनकी पारदर्शिता भी बढ़ेगी कि हाँ ये इस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ पर घोटाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ऐसे पता चल जाता था। और जनता के प्रति जवाबदेही तो बढ़ ही जाती है। इससे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, लोकतंत्र की जड़ों का विस्तार हुआ, है ना, ये चीज़ था। ठीक है, तो अब निष्कर्ष, अगर आपसे कोई निष्कर्ष लिखोगे तो क्या लिखोगे, विकेंद्रीकरण भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये केवल शासन की तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोक शक्ति को वास्तविक अर्थों में सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। यानी जब तक सत्ता गांव के द्वार तक नहीं पहुंचती तब तक लोकतंत्र अधूरा है ना। तो गांव तक भाई सत्ता का पहुंचना जरूरी है। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है उसमें यह है कि स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो आप इतिहास में भी जा सकते हो। प्राचीन काल में स्थानीय शासन में क्या था, वैदिक काल के समय सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन में भाग लेती थी, है ना। मौर्य काल के समय अगर आप देखोगे, चाणक्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आधिकारिक, ग्रामिक और नगरक स्थानीय प्रशासन चलाते थे। ठीक है ना, ये याद कर सकते हो कि प्राचीन काल में वैदिक काल के समय क्या 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 चलता था, सभा और समिति चलती थी। मौर्य काल में क्या चीज था, गुप्त काल में ग्राम सभाओं की क्या कर दी गई, शक्तियां बढ़ाई गई। दक्षिण भारत का चोल काल अगर आप देखो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, तो यहाँ स्थानीय स्वशासन अत्यंत विकसित था। यानी उर, सभा, नगरम नामक संस्थाएं आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्य करती थी। समझ में आ रही है ना बात। मध्यकालीन बात की बात करी जाए तो इस काल में भी गांव में प्रशासनिक इकाई बने रहे। पंचायती, न्यायिक और सामाजिक विवादों को सुलझाती थी। यानी पंचायती क्या करती थी, न्यायिक और सामाजिक जो विवाद होते थे उसको सुलझाती थी। ठीक है, किंतु अब इसमें ये चीजें थी। ब्रिटिश काल का समय आया, लॉर्ड रिपन 1882, यानी अब लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। उस समय भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा गया, है ना। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया, लॉर्ड रिपन को कहा गया। ठीक, फिर उसके बाद आपका आया भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935। इन अधिनियमों ने स्थानीय संस्थाओं को क्रमशः प्रशासनिक अधिकार दिए। मतलब अगर आप देखो 1909, 1919, 1935 के समय पर क्या हुआ, जो स्थानीय प्रशासन था उनको वो अधिकार दिए जा रहे थे जिससे कि आप अपने क्षेत्र में सही से काम कर पाओ, है ना। ये अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन आपको पता ही उनका मकसद क्या था। यानी उनका मकसद यही था कि भाई कर तो रहे थे बट वो अब ज़्यादा वो अपना फायदा देख रहे थे कि उनको ऐसा लगता था कि इससे क्या होगा कि जो जनता है वो संतुष्ट रहेगी। स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखो कि अनुच्छेद 40 में स्पष्ट निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करे, मतलब ग्राम पंचायत बनाने पड़ेंगे। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की क्या की, सिफारिश की थी। 1992 में आपका 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब बात आती है कि निष्कर्ष भी अगर आप लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, भारत में स्थानीय शासन की परंपरा प्राचीन और गहरी है। ये केवल प्रशासनिक संस्था ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी है
आज का पंचायती राज उसी ऐतिहासिक परंपरा का संवैधानिक रूप है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न तीसरे की कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें क्या क्या थी। तो देख लेते हैं भैया। तो उनकी जो 1957 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्र विस्तार सेवा की प्रगति की समीक्षा हेतु बलवंत राय मेहता समिति गठित की थी। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्र विस्तार सेवा की प्रगति की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई और इन्होंने स्थानीय निकायों तक पहुंचाने के लिए जो लोकतंत्र था उसको लिए कई सिफारिशें की, जिसमें आपका था पहला था त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मतलब था कि 3 स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर, ये 3 स्तरीय पंचायत की स्थापना करने की बात करी। दूसरा, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, यानी निर्णय लेना और योजना क्रियान्वयन की शक्ति स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं को दी गई। यानी जो संस्थाएं चुनकर आएंगी स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, उनको निर्णय लेना और योजना का क्रियान्वयन करने की शक्ति देने की बात कही। वित्तीय सशक्तिकरण की भी बात की, पंचायतों को कर लगाने और संसाधन जुटाने के अधिकार भी देने की बात करी इन्होंने। जन सहभागिता का विस्तार, इससे क्या था कि जनता को ग्राम सभाओं के माध्यम से नीति निर्माण और निगरानी में क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार की भूमिका, और ये केवल मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाए, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ना करें। मतलब पंचायतों में आप उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसको? राज्य सरकारों को। प्रशासनिक पुनर्गठन की अगर बात करी जाए तो विकास अधिकारी और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को पंचायत समिति के अधीन लाया जाए, है ना। ये सारे मुख्य सिफारिशें थी। तो इसमें पहला आप याद रख सकते हो बलवंत राय मेहता समिति का त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, वित्तीय सशक्तिकरण, सहभागिता का विस्तार, राज्य सरकारों की भूमिका, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक ना। अब समिति के अनुशंसाओं का परिणाम क्या रहा कि 1959 में सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था क्या हुई, लागू हो गई, है ना। यानी अगर आप देखो कि सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। सीमाएं क्या थी कि कुछ राज्यों में पंचायत केवल औपचारिक रही, यानी कुछ राज्यों में सिर्फ पंचायत के इलेक्शन हुए, लेकिन उसके बाद कोई रेगुलर बेसिस पर नहीं होते थे, मतलब सही समय अंतराल पर नहीं होते थे, हर 5 साल पर नहीं होते थे, कभी 6 साल पे हो रहे, कभी 4 साल पे हो रहे, कभी 7 साल पे हो रहे, तो ऐसा भी होता था। यानी अगर आप देखो निष्कर्ष क्या निकलता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में स्थानीय शासन को क्या दी, नई दिशा दी। इसने भारतीय लोकतंत्र को ग्राम स्तर के लोकतंत्र के रूप में रूपांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया। सिंपल सी बात है कि इस जो आप देख रहे अनुशंसाओं देख रहे हो, जो आप सिफारिशें देख रहे हो, इसका क्या फायदा हुआ, ग्राम स्तर के लोकतंत्र के रूप में भारतीय लोकतंत्र को रूपांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया, है ना। ये चीज हुई थी। अब आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो क्या कर सकते हो कि भाई देखो 73वां जो संशोधन हुआ वो किस भाग में, भाग 9 में हुआ, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। त्रिस्तरीय संरचना की बात करेंगे, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। ग्राम सभा की बात करी गई, प्रत्येक गांव के सभी वयस्क नागरिकों की संस्था होगी, है ना। ये पंचायत की आधारभूत लोकतांत्रिक इकाई है। आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई। कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। चुनाव, प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया गया, राज्य चुनाव आयोग के रूप में काम करेगा, है ना। इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वित्त प्रावधान किए गए इनके लिए, प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। अब राज्य देखो 2 संस्थाएं का आयोग का गठन हुआ, एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, है ना। जो पंचायती संस्थाओं की वित्तीय संसाधनों का क्या करेगी, निर्धारण करेगी। 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। पंचायत के 29 विषय दिए गए, कृषि, पशुपालन, जल, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य,
गरीबी उन्मूलन आदि। ठीक है, ये सारी चीजें। महत्व क्या था कि लोकतंत्र की जड़ें गांव तक पहुंचे, महिलाएं और वंचित वर्गों की राजनीतिक नेतृत्व का अवसर मिले, जवाबदेही और पारदर्शिता में क्या हो, वृद्धि हो। ये सारी चीजें थी। यानी अगर आप देखो 73वां संशोधन भारत में लोक से लोक तक का शासन की परिकल्पना को साकार करता है। ये संविधान की सबसे लोकतांत्रिक उपलब्धियों में से एक थी। ऐसा ही आपका जो प्रश्न 5वां है, 74वां संविधान संशोधन 1992 का मुख्य उद्देश्य सेम ऐसा ही था। तो क्या था ये, अगर आप देखो संविधान के नए भाग 9th ए के अंदर अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जे तक, 243 जेड जे तक आपका क्या था, नगर निकाय की बात करी गई, यानी 74वें संशोधन की बात करी गई, है ना। इसमें नगर पंचायत की बात करी गई। यहाँ पे भी 3 स्तरीय था। नगर पंचायत गांव से नगर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए, नगर परिषद छोटे और मध्यम नगरों के लिए, और नगर निगम महानगरों और बड़े शहरों के लिए। वार्ड समितियां बनाई गई, मतलब उन महानगरों को वार्ड में बदल दिया गया, है ना, जिनका काम था। आरक्षण वही चीज, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए कार्यकाल 5 साल के लिए कर दिया गया। चुनाव के लिए स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग बना, और वैसे वित्त सशक्तिकरण के लिए भी क्या है, राज्य वित्त आयोग बना, है ना। तो ये सारी चीजें थी। 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 18 विषय दिए गए, जैसे शहरी योजना, पेयजल, स्वच्छता, सड़कें, आवास, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन। ठीक है, महत्व क्या क्या था इसका, महत्व था कि शहरी शासन अधिक स्वायत्त और जवाबदेही बनेगी, है ना। नागरिकों को अपने शहरों के शासन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। और तीसरा, नगर निकाय के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, है ना। ये सारी चीजें थी। इन्हें अगर आप देखो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है भारत में शहरी लोकतंत्र को सशक्त करने का ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, यानी शहरी लोकतंत्र को सशक्त करने का ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न 6 की, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, स्थानीय शासन और दबाव समूह। तो छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लाभ और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। मतलब हमें लाभ बताने हैं और चुनौतियां बतानी है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ तो मैंने बता ही दिया था, यानी राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय संस्थाओं को इस उद्देश्य से करना है कि वे अपने क्षेत्र की नीतियां और योजनाएं स्वयं बना सकें। इस व्यवस्था का मूल भाव क्या था कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता तक का शासन। तो प्रश्न में पूछा है लाभ और चुनौतियां। तो लाभ क्या क्या हुआ, जन भागीदारी में वृद्धि हुई, स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ, क्योंकि स्थानीय लेवल पर अगर जब संस्थाएं होंगी तो फिर वो तुरंत समाधान होंगे ना। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता भी बढ़ी, इससे जनता के प्रति जो संस्था होगी, है ना, जो वो आपके एक तरीके से प्रतिनिधि होंगे, उनकी उत्तरदायी बढ़ जाएगी। और भ्रष्टाचार पर क्या होगा, अंकुश लगेगा, क्योंकि स्थानीय लेवल पर हो रहा है ना। स्थानीय लेवल पर अगर भ्रष्टाचार करोगे तो आम जनता विरोध करने लग जाएगी, है ना। महिलाएं और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण हुआ, लोकतांत्रिक संस्कृति का विस्तार हुआ, संसाधनों का प्रभावी उपयोग हुआ, विकास योजना की निगरानी करी गई, है ना। चुनौतियां क्या क्या थी कि वित्तीय संसाधनों की कमी थी। किसकी, वित्तीय संसाधनों की कमी थी, यानी पंचायतें और नगर निकाय को पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई। वे कर संग्रह या वित्तीय योजना के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हैं, आज भी हैं निर्भर, है ना, क्योंकि राज्य सरकार कर वो करेगी, इकट्ठा करेगी और उसी में से कुछ पैसे पंचायत और नगर निकाय को मिलेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप, कई राज्यों में सरकारी स्थानीय संस्थाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। राजनीतिक दलों के प्रभाव से निर्णय निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाते, है ना। अब जब राजनीतिक दल शामिल होने लगेंगे इनके बीच में, तो सीधी सी बात है कि जो निर्णय होंगे वो निष्पक्ष नहीं होंगे। प्रशासनिक क्षमता की कमी, जो ग्राम स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि है ना, उनके पास पर्याप्त प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ना, जिससे कि योजनाओं के प्रबंधन में कठिनाई महसूस होती है, मतलब योजनाओं को लागू करने में मुश्किल आती है। महिलाओं की भागीदारी में बाधाएं, कई जगह महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रतिनिधि होती हैं, जबकि वास्तविक निर्णय उनके परिवार या पति या बेटे करते हैं।
केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का क्या हुआ? असंतुलन। यानी राज्यों ने अब तक पंचायती संस्थानों की 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषय पूरी तरह नहीं सौंपे हैं। अगर आप देखो कि कई राज्यों ने पंचायती संस्थानों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में जो भी चीजें विषय डाले गए हैं वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं सौंपे हैं। सामाजिक असमानता और जातीयता। अब जब ग्रामीण क्षेत्र में जातीय विभाजन और वर्ग भेद के कारण लोकतंत्र का समुचित लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारी चीजें, निष्कर्ष क्या निकलता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारतीय लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, परंतु ये कहा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण ने लोकतंत्र को संसद और विधानसभाओं से निकालकर जनता के द्वार तक पहुंचा दिया है ना। तो ये चीजें, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना का वर्णन कीजिए। तो मैंने बता दिया था, बट इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इतना इसमें है नहीं, बस आप पढ़ लेना। मैं पीडीएफ दूंगा, आपको क्या करना है, पढ़ डालना है, ठीक है। अब इसमें यह है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को कैसे सशक्त बनाया गया, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, इसमें भी ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आप पीडीएफ पे पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान क्या रहा। सत्ता जनता के नज़दीक पहुंची, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन मिला, सामाजिक न्याय की स्थापना हुई, विकास योजनाएं जन आधारित हुई, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भारत में दबाव समूह और की परिभाषा, प्रकार और भूमिका पर चर्चा कीजिए। हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि दबाव समूह क्या होते हैं। भारतीय लोकतंत्र में केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि अनेक सामाजिक, आर्थिक और पेशागत और सांस्कृतिक संगठन भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। इन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। सिंपली समझो कि जो चुनाव में शामिल नहीं होते, मतलब चुनाव में वो अपने प्रतिनिधि को नहीं खड़ा करेंगे, मतलब अपने एक तो कैंडिडेट को खड़ा नहीं, उम्मीदवार को नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन वो जब सरकार कोई कानून बना रही होगी और उससे उनकी जो रिलेटेड वो संस्था होगी तो उस पर विरोध करेगी या उसको समर्थन देगी, वो चीज़ें करेगी। दबाव समूह बनाया जाएगा, है ना, सरकार के लिए, कि सरकार उनके हिसाब से भी कुछ चीज़ें उसके अंदर, उस कानून के अंदर वो चीज़ें जोड़े, है ना। तो ये दबाव समूहों का काम होता है। मतलब चुनाव में शामिल नहीं होते डायरेक्ट, लेकिन हाँ दबाव सरकार पर बनाते हैं। यानी दबाव समूह वो संगठित समूह है जो अपने विशेष हितों की रक्षा हेतु सरकार की नीतियों और निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे स्वयं सत्ता में भाग नहीं लेते, है ना, यही चीज। अब इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं दबाव समूहों की, कि चुनाव नहीं लड़ते, केवल नीतियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। संगठित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, भाई संगठित होते हैं, उनका उद्देश्य क्लियर होता है कि हम किस चीज के लिए संगठन बनाए। अपने सदस्यों के हितों की क्या करते हैं, लोग रक्षा करते हैं। सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं, ये दबाव समूह। भारत में दबाव समूह के प्रकार कई प्रकार हैं। आर्थिक समूह भी हैं, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ, एटक, इंटक, किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, शेतकारी संगठन, छात्र संगठन, एबीपी, एनएसयूआई, है ना, एसएफआई। धार्मिक व जातीय समूह, विभिन्न धार्मिक परिषद, जातीय महासभाएं, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, पर्यावरण, महिला अधिकार, मानव अधिकार संगठनों के रूप में सक्रिय, है ना। तो बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं। दबाव समूह की भूमिका क्या है, नीतियों को प्रभावित करते हैं, जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाते हैं, सरकार पर जनहितकारी कदम उठाने के लिए दबाव डालते हैं, सामाजिक चेतना और जन जागरण की बात करते हैं, लोकतंत्र को संतुलन बनाए रखने की बात करते हैं। आलोचना की जाती है कि कई बार ये केवल अपने संकीर्ण हितों की रक्षा करते हैं, सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये दबाव बना रहे होते हैं। कुछ औद्योगिक समूह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, भ्रष्टाचार और सौदाबाजी को क्या है, बढ़ावा देता है। ये आपके जो क्या है, दबाव समूह है। निष्कर्ष यही निकलता है कि दबाव समूह लोकतंत्र के अनौपचारिक स्तंभ है। यदि वे जनहित में कार्य करें, शासन को उत्तरदायी और जन सहभागी बनाते हैं, परंतु वे यदि निजी हितों तक सीमित रह जाएं तो लोकतंत्र की शुद्धता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये चीज था। अब बात आती है जो आपका 11वां क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का विकास क्रम लिखिए, उनकी राजनीतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये तो हमने पहला ही सवाल किया था
तो इससे ही आपका क्लियर हो जाता है, तो ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। 73वां 74वां संशोधन अधिनियम का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्षेत्र 73वां संशोधन ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, 74वां संशोधन शहरी क्षेत्र के लिए। इकाइयाँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद 73वें संशोधन के अंदर, 74वें संशोधन के अंदर नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। अनुसूची 11वां 29 विषय है, 74वें संशोधन के अंदर 12वां अनुसूची है और 18 विषय है। आरक्षण SC ST महिलाओं सबको, यहाँ पे भी SC ST महिलाओं को। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, और 74 संशोधन में भी क्या था, राज्य निर्वाचन आयोग। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। मूल उद्देश्य क्या है 73वें संशोधन का, ग्राम लोकतंत्र को सशक्त करना, और 74वें संशोधन का नगर लोकतंत्र को सशक्त करना। ठीक है, तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक की, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हमें इस करना है कि जाति की भूमिका की एक तरीके से समालोचनात्मक क्रिटिकल एनालिसिस करना है ना भाई, एक तरीके से आलोचना भी करनी है और एनालिसिस भी करना है, तो वो सारी चीजें। तो थोड़ा समझते हैं कि भारत एक बहुजातीय समाज है, बहुत सारी जातियां हैं। जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया का भी अभिन्न अंग है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की स्थापना ने जाति को नई राजनीतिक शक्ति में बदल दिया है ना, ये चीजें। जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, वैदिक काल में जाति वर्ण व्यवस्था पेशे पर आधारित थी, यानी पेशे का मतलब जो आप कार्य करते हैं उसके हिसाब से आपकी जाति बताई जाती थी। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की नीतियों से इसे क्या किया, मजबूत किया, क्योंकि उनको भाई फूट डालो राज करो की थ्योरी पर चल रहे थे, तो अपनाएंगे ही ना। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता और भेदभाव निषेध का सिद्धांत दिया, परंतु जाति का प्रभाव आज भी बना हुआ और बना रहेगा जब तक खुद लोग इस चीज को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो राजनीतिक पार्टियां तो भाई चाहेंगे ही कि बना रहे, जिससे उनको वोट मिलता रहे। राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, उम्मीदवार चयन में, समझ लो उम्मीदवार कैसा हो, हमारी जाति का होना चाहिए, या ज्यादा वहां पे अगर ज्यादा लोग उस जाति के हैं तो वही उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति है ना, वोट बैंक की राजनीति होती है, गठबंधन की राजनीति होती है, आरक्षण नीति की राजनीति होती है, और सामाजिक आंदोलन की। एक राजनीतिक में मतलब जाति इस तरीके से भूमिकाएं निभाता है। सकारात्मक प्रभाव ये है कि वंचित वर्गों को राजनीतिक भागीदारी बढ़ जाती है, सामाजिक न्याय की अवधारणा सशक्त होती है, मतलब सामाजिक न्याय की बात सशक्त होती है, मिलती है। लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है, मतलब ज्यादातर लोगों को शामिल करता रहा है लोकतंत्र की संस्था के अंदर, तो भी समावेशी होता जा रहा है। नकारात्मक प्रभाव क्या है इसका, जाति का जाति विभाजन से सामाजिक एकता कमजोर होती है, विकास की राजनीति जाति की राजनीति में बदल जाती है, और हिंसा, अशांति और ध्रुवीकरण बढ़ता है ना। निष्कर्ष यही है कि जाति भारतीय राजनीति का अभिन्न तत्व है। हालांकि इसे वंचित वर्गों को आवाज दी है, परंतु ये केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रहे तो लोकतंत्र को ये क्या कर सकती है, कमजोर कर सकती है ना। तो आवश्यक यह है कि जाति का प्रयोग सामाजिक न्याय के लिए हो, ना कि सत्ता प्राप्ति के लिए। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी है आपका कि भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह का महत्व और उनके कार्य करने के तरीके का प्रकाश डाले, तो बता ही दिया है ना। कार्य करने का तरीका क्या होता है, लॉबिंग करते हैं, मीडिया का प्रयोग करते हैं, धरना और आंदोलन करते हैं, न्यायिक उपाय करते हैं, चुनावी सहयोग करते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। और हमने जाति आधारित राजनीति के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव की भी विवेचना कर दी है। इसमें मैंने लिख दिया, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा समरी कर लेते हैं कि क्या है इस यूनिट के अंदर है क्या। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का अर्थ उद्देश्य, इसकी बात करी जाती है। स्थानीय शासन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करी जाती है। बलवंत राय मेहता समिति उसकी सिफारिशों की बात करी गई। 73वां संविधान संशोधन की बात करी हमने। 74वां संविधान संशोधन की भी बात करी हमने। विकेंद्रीकरण के लाभ और चुनौतियों पर भी हमने डिस्कस किया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना के भी बारे में बात किया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकतंत्र का सशक्तिकरण कैसे हुआ, इस पे हमने डिस्कस किया। स्थानीय शासन की समकालीन स्थिति को भी हमने समझा। भारत में दबाव समूह की भूमिका क्या है उसको भी समझा, और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का विकास क्रम और राजनीतिक महत्व क्या है वो भी हमने जाना,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक तरीके से समझी और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और फिर से वही है आपका टेलीग्राम आईडी, ये पीडीएफ मैं उस पर भेज दूंगा, आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है, इससे आप आंसर्स तो लिख ही लोगे। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू।